तो ये है एमएम एकेडमी का मई महीने का टाइम टेबल कि कौन से दिन कौन से वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज 22 मई को आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिफॉर्म्स इन एजुकेशन है पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस तक पहुंच चुके हैं, इंडिपेंडेंस हमने अटेंड कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो अलग अलग रिफॉर्म्स थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, जो मूवमेंट्स थी, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो 22 में मतलब आज आपको एजुकेशन के बारे में दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे, तो एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल आप देखोगे तो रिफॉर्म्स इन जुडिशरी। फिर इस तरीके से आप देखो तो 30 मई तक जो मॉडर्न हिस्ट्री, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसी महीने में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे कंप्लीट कर लूंगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यहां पर यूपीएससी बोलिए, सीएपीएफ बोलिए, अलग अलग जो एग्जाम्स है उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2010 से लेकर 19 तक, सभी यहां पर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर जो एमसीक्यूज है उसके जरिए जो अलग अलग टॉपिक्स है सब कुछ कवर करेंगे। तो इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री हमारा 30 मई तक कवर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आने वाला है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो यूट्यूब पर अवेलेबल है उससे ये काफ़ी अलग रहने वाला है, काफ़ी एडवांस रहने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से रहने वाला है और काफ़ी डिटेल्ड रहने वाला है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर आप साइन इन कर सकते हो फेसबुक या जीमेल से, या फिर साइन अप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको ये कोर्सेज दिखेंगे, आप कुछ डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद जब आप होम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, पीडीएफ भी अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नो एक्टिव प्लान्स दिखाई देगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आपको यहाँ पर प्लान जो है वो परचेज करना पड़ेगा। जब आप प्लान परचेज करोगे तो आपको लिस्ट दिखेगी जिसमें अलग अलग प्लान्स दिए हुए हैं, 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है। जो भी आपको कोर्स परचेज करना है तो पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन है, आप पेमेंट करके जो कोर्स है वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप में से कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जो भगवत गीता है उससे हमें जो भी सीखने को मिलता है तो श्लोक के रूप में आप जरूर लाइए। तो यहाँ पर मैं हाजिर हूँ आपके सामने, ये जो श्लोक है वो लेकर। आज हम 3 श्लोक देखने वाले हैं और माइंड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसे ये समझने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भगवत गीता है उसे रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल टेक्स्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो पहली फिलोसॉफिकल किताब के नाम से जानी जाती है। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो पहली मोटिवेशनल किताब के रूप में जानी जाती है, जिसमें आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आए उसका सॉल्यूशन आपको भगवत गीता में देखने को मिलेगा। इसीलिए किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, लेकिन भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता को अगर आप समझोगे तो आप जिंदगी का सार समझ जाओगे, जिंदगी एक्चुअल में क्या है वो समझ जाओगे, जो पर्पस है वो समझ जाओगे। और इसीलिए यहाँ पर आपको जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। और जैसा कि मैं देखता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है। जो पढ़ाई है उसके बीच में, जो गोल है उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा आता है। इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये 3 श्लोक जो है ये काफी है। ये 3 श्लोक आपको बताएंगे किस तरीके से आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, भले ही वो सेक्स के रूप में हो, भले ही वो किसी गेम के रूप में हो, भले ही वो किसी भी रूप में हो, आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ते पढ़ते आप मोबाइल में ये देखने लग जाते हो, पढ़ते पढ़ते सोशल मीडिया करने लग जाते हो, अगर इसको खत्म करना है, आपके गोल पर फोकस रहना है, तो ये 3 श्लोक सबसे जरूरी है। पहला श्लोक यहाँ पर 3 अध्याय का 38 श्लोक है, जिसमें क्या बोला गया है? आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय बुष्पुरेणानलेन च। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर आवृत्त मतलब क्या होता है? ढक लेता है, आवृत्त कर लेता है, सिमट लेता है। ज्ञानमेतेन, ज्ञान, आपका पूरा ज्ञान जो है उसे कवर अप कर लिया जाता है। और ये जो ज्ञानी पुरुष है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहां पर क्या बोला गया है? काम रूपेण कौन्तेय। कौन्तेय मतलब क्या है? कुंती पुत्र, जिनको वो बता रहे हैं, कृष्ण जिनको बता रहे हैं भगवत गीता। तो कुंती पुत्र ये काम के रूप में आता है, काम रूपेण, काम के रूप में आता है। काम रूप मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लस्ट, लस्ट के रूप में आता है। और ये क्या करता है? ये कभी ना बुझने वाली आग है। लस्ट मतलब क्या है? लस्ट मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ सेक्स समझ लेते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअली अगर किसकी तरफ इंटरेक्ट हो रहे हैं, अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो लस्ट है। वही सिर्फ लस्ट नहीं है, जो भी चीज आपके गोल के बीच में आए वो लस्ट होती है। मतलब अगर आपका जो सोशल मीडिया है वो देखते बैठ रहे हो काफी देर तक और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बाद में आपको समझ में आता है अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, वो लस्ट है। अगर आप गेम कोई खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, तो वो लस्ट है। अगर आप किसी भी चैट में गुनते हुए हो, मतलब हाँ चलो इसको ये करते हैं, इसको ये करते हैं, वो लस्ट है। तो जो भी चीज आपका वक्त बर्बाद कर रही है, जो भी चीज आपका वक्त
वेस्ट कर रही है ना कि इन्वेस्ट करने के बजाय, तो मतलब वो लस्ट है। तो ये जो है लस्ट, ये ज्ञानी पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये होता कहाँ पर है, ये जो लस्ट है हमें देखने को कहाँ पर मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है 39 श्लोक में। कहाँ पर? तो यहाँ पर बोला गया है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। मतलब ये हमें देखने को मिलता है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, ये तीन जगहों पर हमें जो लस्ट है इसका वास देखने को मिलता है, और यही वो रहते हैं। और उसी के साथ साथ ये हमें विमोहित कर लेते हैं और जो ज्ञान है उसको पूरी तरीके से ढक देते हैं। तो अब ये जो इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है, अब यहाँ पर हमें जब पता चल गया है कि वो रहते कहाँ पर है, तो अटैक करना काफी आसान है। तो यहाँ पर अटैक करना मन पर और बुद्धि पर काफी मुश्किल होता है। और इसीलिए यहाँ पर 40वें श्लोक में क्या बोला गया है? 40वें श्लोक में बोला गया है कि इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम का जो भी चीज है उसे मार डालना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो लस्ट है, लस्ट जो तीन जगहों पर रह रहा है, इंद्रिय, मन और बुद्धि, तो मन और बुद्धि पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल करना ये आपको सबसे पहले करना चाहिए, जिससे कि जो लस्ट है पूरी तरीके से मर जाए। इंद्रिय मतलब क्या होता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन है वो अंदर जाती है ना? जो भी सेंसरी ऑर्गन है उससे इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। तो उससे अगर हम इंफॉर्मेशन अच्छी ही अंदर भेजे, जो हमारे लिए जरूरी है वही अंदर भेजे, तो बट ऑब्वियस है कि जो भी आउटपुट बाहर निकलेगा वो हमारे फेवर में ही होगा। बराबर है। अगर आप गन्ने का रस जो है वो अगर मशीन में डालोगे तो बट ऑब्वियस है गन्ने का जूस ही निकलेगा। अगर आप किसी का हाथ डालते हो तो खून निकलेगा। वो हमारे लिए काम का है क्या? नहीं है। हमारे लिए काम का है गन्ने का जूस। तो गन्ने का जूस अगर आप अंदर डालोगे तो वही गन्ने का रस ही बाहर निकलेगा। इस तरीके से जो भी आप आपके सेंसरी ऑर्गन से अंदर डालोगे वही चीज हमें बाहर जो है वो देखने को मिलेगी। और इसीलिए जो हमारे काम का है वही अंदर जाना चाहिए, तब वही चीज जो है वो बाहर आती है। अगर पॉर्न देखा ही ना जाए तो क्या जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो बाहर आएगी? अगर जो गेम्स है वो अगर डाउनलोड ना किए जाए तो क्या गेम खेलने का मन करेगा? तो इस तरीके से यहां पर जो चीजें हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन के अंदर जो भी चीजें जाएगी वही चीज हमें बाहर जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये 3 श्लोक में आपको जो सॉल्यूशन है डिस्ट्रैक्शन का वो देखने को मिलता है। तो आइए 23 मई का जो एनालिसिस है वो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तर STI PSO आणि ASO साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर, विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, CSAT असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे? MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। तो यहाँ पर हमें कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि WHO का रिस्पांस। तो यहाँ पर इंडिया जो है उसे यहाँ पर लीड पोजीशन मिली है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जो चाइना है वो यहाँ पर जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ठाकरे साहब है, जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो सन है ऑफ द सॉइल वो यहाँ पर जागरूक हो जाए। जो लेबर शॉर्टेज यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मुंबई से जितने भी लेबर्स है वो चले गए हैं, तो अब लेबर जब चले गए 40% के आसपास लेबर अब यहाँ पर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो जब लेबर शॉर्टेज है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर फिर से वो लेबर जो है वो माइग्रेट होकर यहाँ पर नहीं आएंगे, वो तो चले गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ के जो लोग हैं महाराष्ट्र के, वो यहाँ पर जागरूक हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया है।
तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल पेज और उसी के साथ साथ आइडियाज पेज देखें तो यहाँ पर हमें पूरी तरीके से जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स है वही देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ जो आरबीआई ने यहाँ पर जो चेंजेस लाए हैं उसके बारे में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो आरबीआई ने यहाँ पर चीज़ें की है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ अफगानिस्तान के बारे में भी चीज़ें दी गई है और कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स है उसे हम कवर करेंगे। सबसे पहले यहां पर आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई ने यहां पर क्या किया है, आरबीआई ने रेपो रेट जो है उसे कम कर दिया है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है उसे हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहां पर क्या की है, उसने यहां पर जो पॉलिसी रेट है उसे कम कर दिए हैं। जो रेपो रेट है उसे 40 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है 4% पर, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसे 40 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है 3.35% पर। अब यहां पर रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो कभी भी मिस मत कीजिए। रेपो रेट मतलब वो होता है कि जिस रेट पर जो बैंक है वो आरबीआई से पैसा लेती है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट वो है कि जिस रेट पर बैंक डिपॉजिट करती है आरबीआई में पैसा। तो यहां पर रेपो रेट हमें देखने को मिलता है 4% का कंटिन्यूअसली गिराया जा रहा है। इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब यहां पर आप समझ लीजिए आरबीआई है, यहां पर है बैंक और यहां पर है लोन लेने वाला इंसान। अब यहां पर बैंक ने आरबीआई से पैसे लिए 4% के इंटरेस्ट रेट पर, तो बट ऑब्वियसली ये जो पैसे 100 रुपए लिए हैं ये लोन में जब बैंक देगी प्रॉफिट कमाने के लिए 4% ज्यादा ही देगी, मतलब यहां पर देगी 6%। तो मतलब यहां पर क्या होगा, ये अगर कम किया जाए 2% किया जाए तो ये बैंक भी कम कर देगी, 3% कर देगी। मतलब जब रेपो रेट कम होता है तो ब्याज दर कम होते हैं, जब रेपो रेट बढ़ता है तो ब्याज दर बढ़ते हैं। अब ब्याज दर बढ़ेंगे तो लोग लेंगे क्या, लोन नहीं लेंगे, मतलब डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर यहां पर कम कर दिया जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, मतलब डिमांड इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई की तरफ से। उसी के साथ साथ यहां पर मोरेटोरियम जो है उसे भी एक्सटेंड किया गया है। मोरेटोरियम क्या है, मोरेटोरियम है कि जहां पर आप अगर लोन पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपने लोन लिया हुआ है, लोन पे नहीं कर पा रहे हो, तो 90 दिनों तक अगर आप पे नहीं करते हो तो एनपीए में चला जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपका सिविल जो है वो खराब नहीं होगा अगर आप पे नहीं करते हो 3 महीने तक, लेकिन अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और 31 अगस्त तक। क्लियर है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो आरबीआई ने किस तरीके से अपना रेपो रेट जो है आए दिनों में कट किया है। मतलब यहां पर 6.50 से लेकर हमें देखने को मिलता है 18 से अब 20 तक जब हम आ जाते हैं तो 4% पर जो रेपो रेट है वो हमें देखने को मिलता है। रेपो रेट कम करने का कारण क्या होता है कि डिमांड जो है वो काफी कम चल रही है, बट ऑब्वियसली कंजम्पशन काफी कम है ना। हमने देखा है कि हमारे देश में जो कंजम्पशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमी को हमने अच्छी तरीके से समझा हुआ है, कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स है वो बेचे नहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है। और कोविड की वजह से तो और ज्यादा चीजें बेची नहीं गई है। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए जो रेपो रेट है और नीचे किया गया है। अब यहां पर आप देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग देखने को मिलते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पर पूछा गया है, ये पूछा गया है यूपीएससी में कितने लोग होते हैं। तो यहां पर हमें 6 लोग देखने को मिलते हैं, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस साइकिल को स्टेबलाइज किया जा सके, यहां पर प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो यहां पर प्रोवाइड की जा सके, रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी। उसी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड किया जा सके, और जो रेट है स्टेबिलिटी का उसे एक्सचेंज किया जा सके। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में और थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है क्योंकि काफी न्यूज में चल रही है। उर्जित पटेल कमेटी जो है उन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था जो फॉर्मेशन है 5 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और उसी के साथ साथ बाद में गवर्नमेंट जो उन्होंने प्रपोज किया 7 मेंबर कमेटी का। लेकिन अब यहाँ पर 6 मेंबर जो है टोटल हमें देखने को मिलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो असिस्ट की जाती है वह मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है फोर्स में आई थी 27 जून 2016, और उसी के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है एज पर सेक्शन 45 ZB अंडर आरबीआई एक्ट 1934 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट मीटिंग हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की देखने को मिली थी 3 अक्टूबर 2016 को मुंबई में। तो इस तरीके से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो अब ये रेट कट किए गए तो इससे फायदा क्या हो सकता है, इसका फायदा हमें देखने को मिलेगा कि आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, इन्होंने कहा कि यहां पर नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। मतलब नेगेटिव ग्रोथ मतलब किस तरीके की, जो स्लो डाउन है और ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है, और इसीलिए यहां पर जो डिमांड है और नीचे जाने वाली है। तो इसीलिए यहां पर हमें जो लाइकली जो ऊपर आएगी तो Q3 Q4 जो है उसमें यहां पर हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकती है कि यहां पर मोमेंटम गेन करे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 2 क्वार्टर तक हमें पर क्वार्टर मतलब वो क्वार्टर नहीं है, ठीक है, ये क्वार्टर
ये है। तो यहाँ पर ये जो क्वार्टर्स है इसमें हमें जो ग्रोथ है वो स्लो ही देखने को मिल सकती है, मतलब पूरा साल समझ लीजिए साल चला गया, अगले साल में ही हमें जो ग्रोथ है अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जो रेपो रेट कम किया गया है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करती है वो यहाँ पर कम हो सकता है, मतलब जो लोन है वो यहाँ पर चीपर हो सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि लोन लेंगे तो बट ऑब्वियसली चीज़ें खरीदी जाएगी, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो ऊपर जा सकती है। उसी के साथ साथ जो EMIs है, होम पे, ऑटो पे, पर्सनल, टर्म लोन, ये भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कम आ सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सब कुछ कम आएगा तो जो डिपॉजिट रेट है वो भी यहाँ पर कम आ सकता है, मतलब यहाँ पर जो हमें डिपॉजिट, अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो जितना भी मिलता है, फॉर से अगर 3.5% मिल रहा है तो अब ये 3% हो सकता है, तो इससे क्या होगा, डिपॉजिट जो है वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल सकती है। फर्दर यहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट जो कट किया गया है रिवर्स रेपो रेट में, इससे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर RBI है, यहाँ पर बैंक है, अब बैंक के पास 1,000 रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं, बैंक के पास कोई भी पैसा पड़ा रहा है उनके लिए नुकसान का धंधा है, इसलिए बैंक क्या चाहेगी कि ये कहीं ना कहीं लोन में जाए, लेकिन लोन में अगर ये पैसा नहीं जा रहा है तो बैंक क्या करती है, RBI में जमा कर देती है। अब RBI में जमा करने के, जैसे हम जब डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से बैंक भी जब डिपॉजिट करती है RBI में तो RBI भी इसे इंटरेस्ट देता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये यहाँ पर अगर कम रहा, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट रेट है 3.5, अगर 3 हो जाए तो हम डिपॉजिट करेंगे क्या, नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी अगर कम किया जाए तो बैंक डिपॉजिट करेगी क्या, नहीं करेगी, बैंक डिपॉजिट नहीं करेगी, तो ये जो पैसा है ये कोशिश करेगी कि कम से कम ब्याज दर पे तो भी यहाँ पर लोगों को लोन में ही प्रोवाइड किया जाए। तो ये यहाँ पर फायदा होता है कम से कम रिवर्स रेपो रेट रखने का। अब यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, बैंक ज़्यादा इसमें जमा करेगी, मतलब लोन में नहीं देगी, RBI में ही जमा करेगी, RBI में ही जमा करेगी, तो क्या होगा, यहाँ पर लोग जो है उनके पास लोन नहीं जाएगा और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, इस तरीके से पैसा जो है उसे कंट्रोल कर सकती है RBI। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बावजूद हमें ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से नहीं देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर क्या है, जो RBI है वो तो अपना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम करती है, लेकिन जो बैंक है वो अपने ब्याज दर कम नहीं करती है। उसका कारण एक ये भी है कि बैंक जो है उनका रेपो रेट, मतलब RBI से रेपो रेट पर पैसा लेन देन ये बहुत कम मार्जिनल है, इसीलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कम किए ज़्यादा किए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक के NP इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब वो यहाँ पर जो उनको इतना लॉस हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि वो यहाँ पर कम नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर एट प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अब RBI जो है वो मोरेटोरियम भी यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है, जिससे क्या होगा, लोगों के पास एटलीस्ट पैसा रहे, मतलब दो चीज़ें हैं, मोरेटोरियम जो है ये कम करने से दो चीज़ें हो रही है, मतलब यहाँ पर छूट देने से दो चीज़ें हो रही है। पहली तो यह है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनका NPA नहीं होगा, है ना, जो वो लोन नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि जिनको पैसा अपने पास रखना है, जिनके पास पैसा है पे करने का लेकिन अपने पास रखना है इस महामारी के दौरान, तो वो भी रख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त तक। ठीक है, अब बोरोअर स्पेशली जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो अब यहाँ पर, जिनका प्रोडक्शन रुका हुआ है, जिनका कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो रहा है, वो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वो जो पैसा है वो मोरेटोरियम मतलब लोन के रूप में ना देकर अपना जो रिस्टार्ट करना है बिजनेस उसमें लगा सकते हैं। तो ये बेनिफिट जो है हमें देखने को मिलता है। RBI जो है उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। यहाँ पर जो लोन्स है उसका वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब फॉर एग्जांपल एकदम लेमन टेक्निकल इसमें नहीं बता रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लोन लिया हुआ है 1 करोड़ का और मैं यहाँ पर लोन जो है पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा कि ठीक है आप एक काम करो, आपको जो 5 साल में 1 करोड़ देना था अब आप 10 साल में दे दो, या फिर आपको इतना देना था तो आप अभी इतना करो, हम आपको थोड़ा सा और देते हैं, आपका बिजनेस और अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद इतना पैसा दे देना। तो ये होता है रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब किस तरीके से यहाँ पर जो पैसा है वो फिर से अच्छी तरीके से लाया जा सके, रिस्ट्रक्चर करना। तो ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसके बारे में यहाँ पर RBI ने कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है। बैड बैंक के बारे में भी, बैड बैंक क्या होता है मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है। बैड बैंक बेसिकली क्या करता है, बैड बैंक क्या करता है कि यहाँ पर जो पैसा है, जो एसेट है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, तो मतलब क्या है बेसिकली कि यहाँ पर बैड बैंक जो है वो जो भी बैलेंस शीट है उसमें जो भी पैसा होगा, बैड जो एसेट्स होंगे वो ले लेता है और फिर उसे सेल करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। WHO रिस्पॉन्स अंडर रिव्यू, GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को इंडिया जो है उसने चेयर किया ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड 147th सेशन में। हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने यहाँ पर सक्सीड किया है इनको ऑफ जापान एज अ चेयरमैन ऑफ 34th मेंबर बोर्ड।
ठीक है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने किया है और किसको सक्सीड किया है। इंडिया जो उन्होंने चार्ज लिया है एज अ पिवोटल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक है, उसी के साथ साथ WHO जो है उस पर का इल्ज़ाम लग रहे हैं, चाइना जो है उस पर का इल्ज़ाम लग रहे हैं। ऐसे सिनारियों में इंडिया ने यहाँ पर चेयर जो है वो किया है। फाइनल रिजोल्यूशन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का को स्पॉन्सर्ड किया गया है 122 कंट्रीज़ के द्वारा। जो हमने देखा है ना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक रिव्यू करना है कोविड का, WHO ने किस तरीके का रोल अपनाया है वो भी देखना है, उसका ओरिजिन जो है उसमें किस तरीके स्प्रेड हुआ, कौन से कंट्री गलती है, ये सारी चीज़ें जो है ये देखने के बारे में रिजोल्यूशन जो है हमने देखा था, काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो अब ऐसे सिनारियों में जो WHO के डायरेक्टर जनरल है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया, अर्लियर हेल्थ मिनिस्टर, उनको क्रिटिसिज्म में लाया गया है कि उन्होंने पेंडेमिक के लिए प्रॉपरली काम नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत क्रिटिसाइज किया कि पपेट ऑफ चाइना, इस तरीके से बोला गया है। तो अब यहाँ पर जो शिकंजा है वो कसने की बारी आ चुकी है, हिसाब की बारी आ चुकी है। क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पर हो रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जिसे हम IHR कहते हैं, ये लीडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ऑन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। इसे मतलब ये जो है अडॉप्ट किया गया था WHO मेंबर्स के द्वारा 2005 में। अब IHR जो है इसे एम्पावर करते हैं कि WHO को ये एक्शन ले सकती है कोई भी चैलेंजेस अगर आते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से सॉवरेनिटी में एक्सरसाइज करना चाहिए। उसी के साथ साथ ये ऑथोराइज करता है WHO को कि डिसीज इवेंट इंफॉर्मेशन जो है नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज से कलेक्ट की जा सके, वेरिफिकेशन सीख किया जा सके गवर्नमेंट से, और ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे स्टेट्स तक भी पहुंचाया जाए। मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर पेंडेमिक के बारे में देखा जाए तो पेंडेमिक के बारे में यहाँ पर WHO ने कलेक्ट करना था और बाकी कंट्रीज़ को स्प्रेड करना था, पर ये हुआ क्या, नहीं हो पाया, जिससे कि जो पेंडेमिक है बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हुआ। IHR जो है इसने ग्रांट किया है WHO के डायरेक्टर जनरल को पावर कि वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है इंटरनेशनल कंसर्न की वो यहाँ पर डिक्लेयर करें। अब उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सार जो आउटब्रेक हुआ था 2003 में, उसमें भी WHO डायरेक्टर जनरल जो थे उन्होंने यहाँ पर चाइना पर टेक ऑन किया था कि आउटब्रेक जो है स्प्रेड हुआ है बिना बिना कंट्रीज़ के कंसर्न के। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2007 में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। H1N1 जो इन्फ्लुएंजा हुआ था उसके स्प्रेड में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल जो है वो प्ले किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी जो सक्सेस हमें देखने को मिलती है IHR की, मतलब यहाँ पर क्या है बेसिकली जो ट्रैवल हो उसमें एडवाइस प्रोवाइड करना कि यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें जो है बताना। अब करंट सिनारियो अगर दिखा जाए तो उसमें बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं रखी गई है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पेंडेमिक है स्प्रेड होने तक यहाँ पर ट्रैवल बैन की एडवाइस नहीं दी गई। उसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है मतलब इसको इतना खतरा जो है वो देखा ही नहीं गया जिस तरीके से ये स्प्रेड हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप, इंडिया से लेकर जापान, साउथ कोरिया, सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी यहाँ पर जो चाइना है उनके भले यहाँ पर बायलैटरल रिलेशन हो लेकिन वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो कंट्रीज है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टाइम पर साथ में नहीं आ पाई थी, जो चाइना है उसके अगेंस्ट में नहीं जा पाई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो पेंडेमिक है उसने कर दिखाया, कंट्रीज हमें उसके अगेंस्ट में देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरीके से ये रुख अपनाते हैं और किस तरीके से चाइना जो है क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर ये जो पेंडेमिक है इसके बारे में क्या सामने आता है। अब जब यहाँ पर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया ने यहाँ पर लीडरशिप रोल लिया है और इसीलिए यहाँ पर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो 3 साल में किस तरीके से होगी ये इंडिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर में किस तरीके से हम ट्रैजेक्टरी को सेट करते हैं तो ये भी काफ़ी देखने वाली बात होगी। तो इंडिया के पास यहाँ पर अब जो लीडरशिप है वो आ चुकी है और इंडिया ने एक लीडरशिप वाला रोल जो है वो काफ़ी दिनों से अपनाया है, काफ़ी दिनों से लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है वो इंडिया में देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए उसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, चाइनीज ट्रांसग्रेशन। चाइनीज जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं या फिर घुसपैठ जो है वो भी हम बोल सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों को समझना होगा। तो यहाँ पर जब हम मैप देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये जो एरिया है, ये जो एरिया है पूरा, ये हमें देखने को मिलता है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जब हम अक्साई चीन का एरिया देखते हैं और ये वाला जब बॉर्डर देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइना से कंसर्न्ड है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान से कंसर्न्ड है। तो इस तरीके से हमें दो लाइन्स देखने को मिलते हैं, दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर चाइना जो है उनका यहाँ पर ट्रांसग्रेशन जो है मतलब उल्लंघन या फिर घुसपैठ यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस एरिया में ये जो घुसपैठ है वो हमें रिकॉर्ड की गई है।
अब यहाँ पर जो लेक है वो इंपॉर्टेंट है, पैंगोंग सो लेक। अब देखिए ये जो लेक है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं, टोटल कितना है, 3488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है। अब यहाँ पर इस लेक के बारे में जानना ज़रूरी है। तो वीडियो जब हम देखते हैं और न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम इस लेक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जब हम पांगोंग लेक देखते हैं जो लोकेटेड है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, क्योंकि अभी क्या किया गया है, अभी यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इस तरीके का मैप जो है मतलब इस तरीके का मैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये जम्मू एंड कश्मीर, इस तरफ हमें लद्दाख जो है वो देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है अब वो यूनियन टेरिटरी है, और उसी के साथ साथ जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर हमें ये जो लेक है ये देखने को मिलता है। और उसी के साथ सिचुएटेड है हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 4350 मीटर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। कौन सा है, सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 160 किलोमीटर में ये एक्सटेंडेड है। 1/3 ऑफ पोंगोंग लेक जो है ये लाई करता है इंडिया में, और उसी के साथ साथ कुछ जो है ये लाई करता है चाइना में। चाइना में क्यों, बट ऑब्वियसली जो हमने देखा हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनकी जो हरकतें हैं चाइनीज़ की वो हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो बॉर्डर है वो फुल्ली यहाँ पर डेमोक्रेटेड नहीं है ना, मतलब यहाँ पर LAC जो है ये नाइदर क्लैरिफाइड नॉर कंफर्म्ड है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। यहाँ पर जो मिडल सेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि इतनी बॉर्डर जो हमारी है, इतनी बॉर्डर जो है तुम्हारी है। म्यूचुअल एक्सचेंज जो है मैप का वो भी रिस्पेक्टिव परसेप्शन यहाँ पर लिया हुआ नहीं है चाइना और इंडिया में भी। इससे क्या हो रहा है, इससे परसेप्शन जो अलग अलग निकाले जा रहे हैं LAC के, मतलब LAC का इतना भाग हमारा है, उनके सोल्जर बोलते हैं नहीं नहीं इतना भाग हमारा है। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। इसेंशियली इंडियंस जो है बिलीव करते हैं देयर साइड वो जो है वो सेम नहीं है जो चाइनीज़ बिलीव करते हैं उनकी साइड। मतलब जो हम बिलीव करते हैं कि ये चाइना की साइड है, चाइनीज़ बिलीव नहीं करते हैं कि ये उनकी साइड है, ठीक है। उसी के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान जो है उनके बीच में यहाँ पर अग्री किया गया है दोनों आर्मीज़ की तरफ से कि ठीक है भाई इतनी जो है इतनी हम ये है लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर पूरी तरीके से देखी गई है। लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया चाइना बॉर्डर जो है डिवाइड की गई है 3 सेक्टर्स में, जहाँ पर LAC जो है वेस्टर्न सेक्टर में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसी के साथ साथ मिडल सेक्टर अगर देखा जाए 345 किलोमीटर लेंथ फॉल उत्तराखंड में और हिमाचल में देखने को मिलती है। 1346 किलोमीटर लॉन्ग हमें ईस्टर्न सेक्टर जो है उसमें देखने को मिलती है, जहाँ सिक्किम अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन वो भी हम आगे देखेंगे, है ना। तो मिडल सेक्टर जो है ये लीस्ट डिस्प्यूटेड है। बाकी अगर हम अरुणाचल प्रदेश देखें तो वो भी डिस्प्यूटेड है क्योंकि मैकमोहन लाइन हमें देखने को मिलती है, और वेस्टर्न साइड देखिए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलती है। अब इंडिया और चाइना जो है दोनों यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो देखिए चाइना और इंडिया दोनों यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज दोनों के पास है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा झगड़ा हुआ था उसके बाद से इस तरीके का जो फाइट है वो हमें देखने को नहीं मिली है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना को भी पता है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिकली भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मिलिट्री वाइज भी इंडिया बहुत स्ट्रांग है और न्यूक्लियर कैपेबल्ड है। तो इसीलिए झगड़े करना ये काफ़ी मुश्किल है। इसलिए थोड़ी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं वो चाइना भले ही करता हो, लेकिन वॉर जैसी जो चीज़ें हैं वो अभी चाइना नहीं पड़ेगा। और ऐसे सिनारियो में जहाँ पर पेंडेमिक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है तो ये काफ़ी मुश्किल है। अब यहाँ पर पीसफुली दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी बार जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जब दोनों मैप हम देखते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जैसा हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखा था, और यहाँ पर हमें मैकमोहन लाइन जो है वो देखने को मिलती है। दोनों में का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। मैकमोहन लाइन अगर हम देखें तो 890 किलोमीटर मैकमोहन लाइन जो ब्रिटिश इंडिया का तिब्बत, और ये ड्रॉ किया गया था हेनरी मैकमोहन के द्वारा चाइना तिब्बत ब्रिटेन शिमला कन्वेंशन 1914 में जो हुआ था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये इफेक्टिव बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसी के साथ साथ मैकमोहन लाइन अगर हम देखें तो ये लाइन मार्क आउट की गई है प्रीवियसली अनक्लेम्ड अनडिफाइंड बॉर्डर जो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में थी, ठीक है। उसी के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये यहाँ पर एरियाज को डिवाइड करती है इंडिया और चाइनीज़ कंट्रोल के, ठीक है। और सीनो इंडिया वॉर जो हुआ था उसे एंड करने के लिए लाइन जो है ये मतलब इतनी कुछ ये हमें देखने को नहीं मिल रही थी। चाइना जो है उसने यहाँ पर लाइन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं नहीं भैया अरुणाचल प्रदेश जो है ये हमारा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। यहाँ पर LOC जो है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC जो है ये म्यूचुअली अग्रीड जो है वो नहीं है। जैसे कि LOC अगर देखा जाए म्यूचुअली अग्रीड है, लेकिन LAC यहाँ पर म्यूचुअली अग्रीड नहीं है जैसा हमने देखा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो ये पूरा सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल टी डे देखने को मिला था। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को देखने को मिला था, तो ये पहली बार है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ ये डिसिग्नेट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिसंबर 2019 में।
उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो यहाँ पर लीड करती है इस दिन के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में अगर देखा जाए टी के बारे में, टी एक बेवरेज है जो कि यहाँ पर बनाया जाता है इस प्लांट से, और ये वर्ल्ड का मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक है वाटर के बाद। ओरिजिन हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, आसाम टी है ना, आपने सुना होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए टी जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि मॉडरेटली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो किए जाते हैं। आइडियल टेम्परेचर अगर देखा जाए इसके ग्रोथ का 20 से 30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, और 1500 से 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भरा हुआ नहीं चाहिए, पानी जो है भरा हुआ नहीं चाहिए, इसलिए पहाड़ियों में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर पानी तो ज़्यादा आता है लेकिन वो बहकर भी चला जाता है। मोस्ट सुटेबल सॉइल देखा जाए तो हमें स्लाइटली एसिडिक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, पोरस सब सॉइल जो कि परमिट करती है फ्री पर्कुलेशन वाटर का। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, और FAO जो है ये डिसिग्नेट करता है 4 टी कल्टीवेशन साइट्स को, चाइना, कोरिया, जापान, एज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम अगर देखें तो ये क्या है, स्टार्ट किया गया था बाय FAO, जिससे कि यहाँ पर वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो उसे सेफगार्ड किया जा सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है साइट्स इंडिया में कौन से, केरला में, उड़ीसा में, कश्मीर में है। तो ये 3 साइट आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज अ GIAHS, मतलब ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। तो ये 3 साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला, उड़ीसा और कश्मीर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आर्टिकल है अफगानिस्तान के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। अफगानिस्तान के बारे में हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है, इंडिया के इंटरेस्ट में अफगानिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पर अगर तालिबान देखेंगे तो उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि इंडिया जो है कश्मीर वो उनका इंटरनल मसला है, ऐसा सब कुछ आया है, और इंडिया ने हमेशा तालिबान का विरोध किया है। अब इंडिया और अफगानिस्तान का इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है काफ़ी बड़ा है। अफगानिस्तान जो है वो गेटवे है ऑयल और मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है मैसिव कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है ना। 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अफगानिस्तान पार्लियामेंट, उसी के साथ साथ हाईवे वहाँ का, और अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जो है वो भी, जिसे सलमा डैम कहा जाता है, सलमा डैम आपने सुना होगा है ना, वो सलमा डैम जो है वो भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के परस्पेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है उसे यहाँ पर फ्रेंडली गवर्नमेंट अगर अफगानिस्तान में हो जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी चीज़ें जो है हमें अफगानिस्तान के साथ देखने को मिलती है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमारे जो GS है उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन में GS पेपर 2 के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है, मतलब जब हमने पीस डील देखी थी उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।